Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. Okay, so as you know that I am Akshay Jain और आप लोगों को पता ही है हम लोगों ने CSIR नेट का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स स्टार्ट किया हुआ YouTube के ऊपर और इस कोर्स के अंदर मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और के साथ साथ अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हो, मेरी लाइव क्लास लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अनअकैडमी के ऊपर भी मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेता हूँ। ओके, और क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ साथ मैंने आपने देखा होगा कि मैंने एक्स्ट्रा में आज एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने रेफरेंस बुक्स बहुत सारी आपको बताई है और इन रेफरेंस बुक्स के थ्रू आप जाके पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, और रेफरेंस बुक के माध्यम से आप आराम से अपनी एमएससी वाली प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एमएससी वाला जो प्रिपरेशन है उसी में काम आएगी। नेट की प्रिपरेशन करने के लिए तो आपके मेरे नोट्स काम आ जाएंगे बिकॉज मेरे नोट्स उन्हीं रेफरेंस बुक से बने हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा लैग्रेंजियन का ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये लास्ट सेशन है। इसके बाद में लैग्रेंजियन के एग्जाम्पल हम लोग कल से नहीं करेंगे, कल से हम लैग्रेंजियन के ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम में आई है। जैसे नेट के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है, गेट के अंदर क्या आई है, टीफर के अंदर क्या आई है, जेस्ट के अंदर क्या आई है, लाइक दिस। तो वो हम करेंगे लैग्रेंज की प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लैग्रेंजन के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करवा दिए तो आपको लग गया होगा कि हम जो कोर्स पढ़ने वाले हैं वो डिटेल्ड कोर्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि और यूट्यूब चैनल की तरह आपको केवल प्रमोशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं प्रमोशन के लिए नहीं है, ये आपके कंप्लीट कोर्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि मेरी कोई कोचिंग नहीं है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ और आपके लिए केवल एक तरह से कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो अब हम आज करेंगे लैग्रेंजन के बाकी बचे हुए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है हमारे पास लैग्रेंजन की, दैट्स अ बीड स्लाइड्स ऑन अ स्मूथ रोड, a bead slides on a smooth road uh, which is rotating about one end in a vertical plane with uniform angular velocity omega. Write the Lagrangian and Lagrangian equation of motion. तो ये प्रॉब्लम है आपके पास में। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आप देखो ये आपके पास में ये किस तरह की प्रॉब्लम है। आप लोगों ने गांव के अंदर साइकिल चलती हुई देखी होगी। साइकिल के अंदर वो लोग एक बीड लगी होती है, साइकिल की जो वो वायर होते हैं ना, साइकिल के जो टायर के वायर होते हैं, टायर के अंदर जो वायर लगे होते हैं ना सिल्वर कलर के, उन वायर्स में कभी कभी आप लोगों ने देखा हो बीड होती है। गांव में होता है वो, शहरों में तो नहीं होता, गांव में देखने को मिलता है कि साइकिल को सुंदर बनाने के लिए जो लोग होते हैं वो अपने साइकिल के टायर में बीड लगाते हैं। जो साइकिल जब चलती है तो साइकिल जब घूमती है ना, लाइक इस तरह से मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा साइकिल का टायर है ना, और इस टायर के अंदर ये वायर बने हुए हैं। तो इन वायर में वो लोग क्या करते हैं, इन वायर्स में लोग गांव के ऐसे बीड लगा देते हैं। तो जब आपका वायर घूमता है तो ये बीड ऑब्वियस सी बात है वायर्स के ऊपर नीचे होती रहती है इस तरीके से। तो ये उसी तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो आपको दिखा होगा इसके अंदर एक वायर है, एक रोड है, ये रोड है आपका और ये बीड है। तो ये बीड रोड के ऊपर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है जब आपका रोड घूमता है तो ऑब्वियस सी बात है जब ये रोड घूमेगा तो ये थीटा चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात थीटा चेंज होगा। और ये जो आपका डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर क्या चीज है, डिस्टेंस आर सेंटर से लेके, सेंटर ओ से लेके उस बीड तक की डिस्टेंस है, सेंटर ओ से लेके उस बीड तक की डिस्टेंस है आपकी आर। तो बीड जब ऊपर नीचे हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल आर भी चेंज हो रहा है। बस सिंपल सा एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। तो आप लोगों को ये दिख रहा है सिंपल सा, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पोलर के अंदर मास केवल एक ही है, सिंगल मास, और वो मास कौन सा है, बीड का मास है। तो एक मास के लिए काइनेटिक एनर्जी की सिंगल टर्म आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने सिंपल पोलर सिस्टम यूज में लिया है और इस पोलर सिस्टम के लिए आपको जाएगी काइनेटिक एनर्जी टी बराबर हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट क्या है, ये है वो जो आपका टायर घूम रहा है ना,
वो जो आपका रोड है वो रोड रोटेट कर रहा है, तो उस रोड का एंगुलर वेलोसिटी है, उसके एंगल में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वही आपका थीटा डॉट कहलाएगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है ना। तो थीटा डॉट क्या चीज है, वो है एंगुलर वेलोसिटी, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वायर घूम रहा है ना, उस वायर का मतलब वो जो आपका क्या बोलते हैं रोड है, वो रोड घूम रहा है आपका, तो उस रोड का एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा, थीटा डॉट कहलाएगा, क्योंकि उसका थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है इस वजह से। और ऑब्वियस सी बात है रोड को मुझे एक स्टेबल कंडीशन में मानना पड़ेगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो मैंने मान लो इसको यहाँ मान लिया, एक आर डिस्टेंस पर एक बीड को मान लिया, तो उसका जो वर्टिकल हाइट है वो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। इसलिए एम जी एच, वी बराबर क्या होता है, एम जी एच, वी बराबर क्या होता है, एम जी एच। इसलिए हम लोगों ने लिख दिया एम जी आर साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे इस मोशन में पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसका आर भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा, इसलिए क्या कहलाएंगे इसके, इसके दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, इसके कहलाएंगे दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो मैंने आपसे कहा था जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं आपको लैग्रेंजियन सेट करना है केवल इसमें, तो लैग्रेंजियन तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैग्रेंजियन तो आपको दिख गया होगा, क्या होगा लैग्रेंजियन, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वही आपका लैग्रेंजियन है। ठीक है ना। लैग्रेंजियन बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल। तो आपको मैंने दोनों प्रोवाइड करवा दिए, बस आपका होमवर्क केवल इतना है कि आपको केवल इन दोनों को माइनस करना है और आपका आ जाएगा सिंपल सा लैग्रेंजियन। ठीक है। अब इसके बाद में दो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो आपका होमवर्क केवल इतना रहेगा कि आपको दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के लेके आनी है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन करस्पॉन्डिंग टू बोथ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। आर के करस्पॉन्डिंग निकालो पहले और फिर थीटा के करस्पॉन्डिंग निकालो, कैसे निकालनी है आपको कल समझाया था मैंने, आज आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो, अ पेंडुलम ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m। यहाँ पर एक पेंडुलम है जिसका मास स्मॉल m है और एक ब्लॉक है उसका मास कैपिटल M है, ब्लॉक से लटका हुआ है आपका पेंडुलम। द ब्लॉक स्लाइड्स, जब आपका ब्लॉक जो कैपिटल M मास का है वो स्लाइड करता है, आगे पीछे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका मान लीजिए रेफरेंस एक्सिस है ना, तो इसका मतलब वो ये रेफरेंस, ये ओरिजिन है आपका 0 0, मान लीजिए ये क्या है आपका ओरिजिन है 0 0 रेफरेंस एक्सिस से। तो जब आपका कैपिटल M मास का जो ब्लॉक है वो आगे पीछे हो रहा है मान लो, तो उस आगे पीछे होने से क्या होता है कि उसका x चेंज होगा और उसके आगे पीछे से नीचे वाला जो स्मॉल m मास का पेंडुलम है वो भी रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में पहले निकालना पड़ेगा आपको काइनेटिक एनर्जी। तो देखो कैपिटल M मास का y कोऑर्डिनेट तो जीरो है क्योंकि वो x एक्सिस पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका y कोऑर्डिनेट तो जीरो है, तो केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका, और वो भी x डॉट, क्योंकि डिस्टेंस x आपकी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखना कि मोशन के ड्यूरेशन में ये जो स्मॉल x है वो चेंज हो रहा है, तो हाफ कैपिटल M x डॉट स्क्वायर, जितने मासेस उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म। तो यहाँ पे एक तो कैपिटल M मास है वो मोशन कर रहा है और एक स्मॉल m मास है वो मोशन कर रहा है, तो दोनों मासेस के लिए दो काइनेटिक एनर्जी टर्म आ जाएगी, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m, दूसरा मास आपका स्मॉल m है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 डैश और y1 डैश। ठीक है ना, x1 डैश और y1 डैश, तो दोनों कोऑर्डिनेट के लिए हमने लिख दी, दोनों चेंज हो रहे हैं x1 डैश y1 डैश। अब आपको प्रॉब्लम को देख के देखना है, देखो ये थीटा एंगल है, ये l है, तो ये l sin थीटा, ये l cos थीटा। ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो इसका ये ओरिजिन से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा आपका x डैश, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आपका है वो कहलाएगा आपका x1 डैश। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूँ ये ओरिजिन से आपके ये कहलाएगा x1 डैश। तो आपको दिख रहा है x1 डैश की वैल्यू क्या है डायग्राम के अंदर, स्मॉल x प्लस एल साइन थीटा, स्मॉल x प्लस एल साइन थीटा, ये आपका x1 डैश कहलाएगा। ठीक है। y1 डैश क्या होता है, y1 डैश होता है जो आपका एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस, उससे पार्टिकल कितना है, तो नीचे की तरफ है पार्टिकल माइनस y एक्सिस में, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, y1 डैश बराबर माइनस का l cos थीटा, जो आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा। ठीक है ना, माइनस का l sin cos थीटा, ये आपका y1 डैश है।
तो हमारे पास आपका काम इतना है अब केवल कि आपको x1 डैश का डॉट निकालना है। एल तो फिक्स है, एल फिक्स है, याद रखना, एल चेंज नहीं हो रहा। जो पेंडुलम की लेंथ है वो पूरी मोशन में चेंज नहीं हो रही, वो क्या है, फिक्स है। तो एल का डॉट मत निकाल देना, केवल x1 डॉट निकालना है। एल फिक्स रहेगा तो केवल x चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक तो x चेंज हो रहा है और एक थीटा चेंज हो रहा है। पेंडुलम का जो एंगल थीटा है वो पेंडुलम का एंगल यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आपको केवल x1 डैश का डॉट निकालना है, y1 डैश का डॉट निकालना है, ठीक है ना। जो चेंज हो रहा है पार्टिकल का कोऑर्डिनेट केवल वही चेंज करना है, बाकी फिक्स रखना है। वैल्यू पुट करना, t माइनस वी करना, ठीक है। और लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल के लेके आना, मतलब कि x के करस्पॉन्डिंग निकालना, फिर थीटा करस्पॉन्डिंग निकालना, दोनों निकालना। मैंने आपको हिंट कर दिया, अब ये आपका बाकी होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, देखो ये इस तरह का प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखना। अ स्मॉल बीड ऑफ मास कैपिटल M इनिशियली इज एट रेस्ट। यहाँ पे कैपिटल M मास का एक बीड रखा हुआ है। यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको दिया हुआ येलो कलर का डायग्राम है, उस येलो कलर डायग्राम में आप देख रहे हैं कैपिटल M मास का एक बीड है, वो इनिशियली रेस्ट पर रखा हुआ है ऑन द हॉरिजॉन्टल वायर। ये हॉरिजॉन्टल वायर रखा हुआ है, उसमें M मास का बीड रखा हुआ है and it is attached to a point of the wire by a massless spring K। ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जो मासलेस स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है। के दिया हुआ है मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। हैविंग लेंथ ए। जब स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच नहीं किया तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो स्मॉल ए है, ध्यान रखना, बिना स्ट्रेच किए हुए। जब आप उसको खींच दोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और उसमें डिस्प्लेसमेंट मास के अंदर एक्स आ जाएगा। स्प्रिंग के अंदर अगर कोई मास एम अटैच होता है तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पे उस मास के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और वो डिस्प्लेसमेंट एक्स कहलाता है, ठीक है। तो ए लेंथ तो उसकी बिना स्ट्रेच किए हुई है, जो एक्चुअल लेंथ है वो है। अब एक स्मॉल एम मास है जो फ्रीली सस्पेंडेड किया हुआ है नीचे की तरफ, जो 2b लेंथ की रोड से कनेक्टेड है। तो जब आपका मोशन होगा पार्टिकल का तो मोशन करवाना पड़ेगा मुझे, तो मोशन करवाने के लिए येलो कलर का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस येलो कलर के डायग्राम में रेड कलर से कुछ पॉइंट आउट की गई चीजें हैं, रेड कलर, तो वो देखो आप डायग्राम। तो जब आपके कैपिटल एम मास ने मोशन किया, इसका मतलब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने पे इस कैपिटल एम मास में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, स्मॉल एक्स आया, ये स्मॉल एक्स आया। और इसके स्ट्रेच होने से जो नीचे का पेंडुलम है वो भी रोटेट होगा, मतलब एक्स से मोशन करेगा। तो थीटा एंगल से वो मोशन करेगा आपका पेंडुलम। तो 2b साइन थीटा, 2b कोस थीटा, तो इसके नीचे वाले कोऑर्डिनेट। तो दो है हमारे पास कोऑर्डिनेट, कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की आ जाएगी जैसे पहले आई थी वैसे के वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वही x1 आ जाएगा। ए तो आपका फिक्स रहेगा, एक्चुअल लेंथ तो फिक्स है, बस हाँ स्प्रिंग के चेंज होने से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मास का x वो चेंज हो रहा है, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो ना उससे। तो डायग्राम में आपको दिख जाएगा x1 डैश, x डैश कितना है, y डैश कितना है, ठीक है। बट एक बार है ना, मैंने आपको कहा था सिस्टम के अंदर जितनी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के लिए अलग से पोटेंशियल एनर्जी की एक टर्म आती है जिसका नाम है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे के उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स जो होता है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल स्प्रिंग के साथ अटैच है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स कहलाता है। तो यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर की एक टर्म आती है। बाकी एक टर्म तो आपको पता ही है, स्मॉल एम मास ने हाइट कंटेन किया हुआ है, बाकी कैपिटल एम मास ने हाइट कंटेन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो कैपिटल एम मास का हाइट तो 0 है, बस स्मॉल एम मास का हाइट कंटेन कितना है, 2b cos थीटा नेगेटिव के अंदर। और स्प्रिंग की वजह से एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जितना स्प्रिंग होगा उतना ही वो टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज है, एक्स चेंज हो रहा है और थीटा चेंज हो रहा है मोशन के दौरान, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब कांस्टेंट है। उसका स्प्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है ए, जो एक्चुअल लेंथ है वो तो वही रहेगा। बट स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका एक्चुअल लेंथ डिस्प्लेसमेंट की वजह से चेंज हो रहा है, तो एक्स चेंज हो रहा है, बाकी उसका एक्चुअल लेंथ वही का वही है, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपका स्प्रिंग है वो 5 सेंटीमीटर का है, उसका एक्चुअल लेंथ कितना है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का उसका एक्चुअल लेंथ है। जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया स्प्रिंग। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया उसके अंदर, 2 का आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना।
बट जो उसका एक्चुअल लेंथ है वो तो 5 वही का वही है। जो 2 चेंज आया वो किस में आया, उस मास के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, बस और कुछ नहीं है। तो ये आपको करना है, बाकी आपका काम है टी निकाल दिया, वी निकाल दिया, अब आप कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे आपको टी माइनस वी करना है, लैग्रेंजियन निकालना है। दो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है एक्स और थीटा, तो उन दोनों के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के लेके आनी है। ये वाला तो हमने कल कर लिया था, वो वाला एग्जांपल, इसको तो हमने, हाँ ये देखो आप, अ पेंडुलम ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज रोलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये देखो ये कुछ अच्छा एग्जांपल है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ये देखो प्रॉब्लम कैसी है, आप लोगों ने गांव में बच्चों को देखा होगा कि वो ऐसे एक डिस्क होती है, डिस्क देखिए आप लोगों ने, डिस्क डिस्क होती है, उस डिस्क के सेंटर से एक लकड़ी को या फिर एक वो क्या बोलते हैं, हाँ लकड़ी मान लो आप, ठीक है ना, एक वुड होती है उनके पास, उस लकड़ी को अटैच करते हैं कील ठोक ठोक के, उस लकड़ी को फिर वो पकड़ते हैं, ठीक है ना, और उस टायर को चलाते हैं, ऐसे गांव में चलाते हैं लोग ऐसे उसको। तो ये उस तरह की प्रॉब्लम है। तो आप देखना, एक डिस्क है, इसको आप डिस्क किसको मानूं मैं आपके लिए, इसको आप डिस्क मान लो, दिख रहा है आपको, ये पेन टैप दिख रहा है आपको, इस पेन टैप को आप डिस्क मान लो। डिस्क समझते हो ना, भरा हुआ है ये डिस्क का सेंटर मान लो आप। इस सेंटर से ये लकड़ी मैंने ऐसे अटैच की हुई है, ये लकड़ी ऐसे अटैच की हुई है ऐसे, है ना, सेंटर से ये लकड़ी अटैच की हुई है। तो जब ये पेन टैप या डिस्क जो है, इसको मैं ऐसे चलाता हूं ना, तो ये डिस्क ऐसे घूमती है ना, ऐसे ही घूमेगी। यहां से मैंने उसको अटैच किया हुआ है पार्टिकल को, ऐसे वो अटैच किया हुआ है ना। और ये डिस्क जब चलता है, आपका डिस्क, ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में पेंडुलम घूम रहा है, तो ये ऐसे घूमता है ये। तो जब भी कोई डिस्क, ध्यान रखना, जब भी कोई डिस्क इस तरह से रोटेट करता है, अगर मान लीजिए आपका डिस्क जो है वो अपनी सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेट करता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये इस तरह की एक्सिस है, अगर आपका डिस्क ऐसे रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। इस तरह से अगर रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। और इस तरह की प्रॉब्लम में आपका डिस्क जो है वो ऐसे ही रोटेट करेगा, देखना ऐसे रोटेट करेगा वो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब समझना है इस चीज को, ये आर तो इसका लेंथ है। अब आपको केवल यहाँ से आपको देखना है, आपका डिस्क का जो सरफेस है, उस सरफेस से ये सेंटर कितना दूर है, तो वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, तो यही उसका एक्चुअल लेंथ कहलाएगा पेंडुलम का। आप आर में से इसको आप माइनस कर देंगे, ये कैपिटल एम मास का डिस्क है, ठीक है, और जो भी कैलकुलेशन आप लोगे वो इसी से लोगे, आर माइनस आर से, वो कुछ नहीं करना आपको। इस आर माइनस आर को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये एक्स डिस्टेंस से आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे डिस्क जो है आपका, वो रोटेट भी कर रहा है इस मोशन में, उसके पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की टर्म भी आएगी, और ट्रांसलेट तो कर ही रहा है। पेंडुलम, ऑब्वियस सी बात है, पेंडुलम के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रॉब्लम पढ़ ली, एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लो। अ पेंडुलम बॉब, ये तो हम लोगों ने कल कर ली थी, नीचे वाली पढ़ रहा हूं मैं। अ पेंडुलम बॉब ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज रोलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of radius capital R as shown in the figure, then find the Lagrangian. Compare the period of the small oscillation with that of the simple pendulum of the string length. मतलब सिंपल पेंडुलम से जो टाइम पीरियड निकल के आता है उससे कंपेयर करना है आपको, वो आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालोगे तो आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको केवल बता दिया काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक्स आपका फिक्स है, एक्स मतलब आर माइनस आर। तो जब आपका पेंडुलम या फिर डिस्क ऐसे मोशन कर रहा है ना, तो इस मोशन में आपका आर माइनस आर जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है केवल आपका थीटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये एक्स डॉट की जो टर्म है वो तो जीरो हो जाएगी, जो आपके पास में एक्स डॉट है वो तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। केवल आपको थीटा करस्पॉन्डिंग काम करना, तो यहाँ पे केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ओनली थीटा होगा। तो इसको काम में लेना सर्कुलर पाथ के अंदर, फिर आपका आ जाएगा लैग्रेंजियन।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना, ये इस तरह का प्रॉब्लम है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लैग्रेंजियन, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मास मोशन करेगा, तो मास जब मूव करेगा तो सिंगल मास है, तो एक मास तो एक काइनेटिक एनर्जी टर्म आएगी, वो हो जाएगी उसका mx²। इस मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मान लीजिए x, इस मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x.2। और वैसी बात, दो स्प्रिंग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्प्रिंग दो है बट मास तो एक ही है, तो एक मास तो एक आएगी, उस मास का डिस्प्लेसमेंट x है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, हाफ m1x²। पोटेंशियल एनर्जी की जब बात की जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, हाफ k1x² प्लस हाफ k2x²। जितनी स्प्रिंग उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की टर्म। अब यहाँ पे मास ने हाइट कंटेन नहीं किया हुआ, क्योंकि आपका मास रेफरेंस एक्सिस पर रखा हुआ है। आपका जो मास है वो रेफरेंस एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब m1 मास के पास में कोई हाइट नहीं है, तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की टर्म तो नहीं आएगी, केवल मास के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, स्प्रिंग की वजह से दो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और यहाँ पर k2 है, तो k1 की वजह से आएगी एक टर्म और एक आएगी k2 की वजह से, तो दोनों टर्म आ जाएगी हाफ k1x² और k2x²। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है x, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर दो मास है, पहले मास का x1 है, दूसरे मास का x2 डिस्प्लेसमेंट है, तो दो मास तो दो काइनेटिक एनर्जी टर्म आ जाएगी, हाफ m1x1.2 m2x2.2, क्योंकि दो मास के दो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे देखना, k1 जो स्प्रिंग है वो इस पहला हिस्सा रिजिड वॉल है, रिजिड का मतलब दृढ़, मतलब वो हिल नहीं रहा, बट इस k1 स्प्रिंग के ऊपर m1 मास का डिस्प्लेसमेंट x1 का इफेक्ट आएगा, तो मैंने k1 x1² लिख दिया। k2 स्प्रिंग के अंदर x1 डिस्प्लेसमेंट का भी इफेक्ट आएगा और x2 डिस्प्लेसमेंट का भी इफेक्ट आएगा। अगर पार्टिकल x1 इधर जा रहा है तो x2 इधर जा रहा है, मतलब x1 माइनस x2 कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप x1 माइनस x2 ही करो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी आप कर सकते हो, बट याद रखना k2 स्प्रिंग के ऊपर, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, उसके ऊपर x1 का इफेक्ट भी आपको दिखाना है और x2 का भी दिखाना है, इसलिए x1 माइनस x2 करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने क्या कर दिया, हाफ k2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और आप लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दूसरा प्लस हाफ k3x3², क्योंकि आपके पास k3 के पास में क्या है, केवल k3 वाला ही एलिमेंट है, मतलब x3 वाला, k3 के पास में केवल m2 वाला मास अटैच है और m2 वाले मास के पास में x2 है, तो यहाँ पे k3x2² आएगा, k3x2², क्योंकि m2 वाला मास ही अटैच है, तो इसलिए k3x2² ही आएगा। दूसरा हिस्सा तो रिजिड है, तो केवल x2 का डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगले वाले एग्जाम्पल में देखना आप लोग, नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास में क्या है, ये स्प्रिंग है। अब यहाँ पे m1 मास और m2 मास दोनों ने हाइट कंटेन किया हुआ है, और वो हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। तो जितने मासेस हाइट कंटेन करते हैं आपको उतनी ही लेनी है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म। स्प्रिंग की आपको लेंथ दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग केवल वही हाइट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दोनों ही मासेस ने हाइट कंटेन किया हुआ है, तो हाइट की एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। पहली वाली स्प्रिंग आपका k1 है, दूसरा भी k है, तो दो स्प्रिंग की वजह से दो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी, और दो मास है इसलिए दो काइनेटिक एनर्जी टर्म आएगी। पहला मास x1 डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, दूसरा मास x2 दे रहा है, तो दोनों टर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरा देखना, ये लास्ट एग्जांपल स्प्रिंग का, इस तरह से स्प्रिंग कनेक्टेड है, मैंने अलग अलग स्प्रिंग को अलग अलग कलर से डिनोट किया हुआ है। ये रिजिड है, ये रिजिड है, जो आपको वॉल दी हुई है वो आपका रिजिड वॉल है, इसका मतलब स्प्रिंग के ऊपर इस रिजिड का तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, केवल मासेस का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो पहली वाली स्प्रिंग है उस पर केवल x1 डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट होगा, दूसरी वाली स्प्रिंग है उसके ऊपर x1 के साथ साथ x2 डिस्प्लेसमेंट का भी इफेक्ट होगा। तो दूसरी स्प्रिंग के लिए आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर सकते हो और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों ही आप लोग कर सकते हो आराम से। तीसरी स्प्रिंग है उसके ऊपर x2 और x3 दोनों मासेस का इफेक्ट आ रहा है, और चौथी स्प्रिंग के ऊपर केवल x3 मास का इफेक्ट आ रहा है, x3 डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उसका दूसरा हिस्सा रिजिड है ना।
तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, और जितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं उतने ही क्या कहलाएंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है, और इतने ही आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग कल से करेंगे CSIR नेट की प्रॉब्लम्स, जो लैग्रेंजन की प्रॉब्लम्स है, जो CSIR नेट में लैग्रेंजन से प्रॉब्लम्स आई है वो हम कल करेंगे, ठीक है। लैग्रेंजन की दुनिया भर की प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दी। अब दुनिया में ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं बचा जहां से प्रॉब्लम आप लोग नहीं कर सकते हो। इतनी प्रॉब्लम्स करने के बाद लैग्रेंजन की, आप लोग लैग्रेंजन को अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, ठीक है ना। अब दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो टिफर के एग्जाम में, बार के एग्जाम में, जेस्ट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, और लास्ट में नेट के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, सब में लैग्रेंजन से प्रॉब्लम आप लोग कर सकते हो। बस बेसिक कंसेप्ट याद रखो, क्लासेस देखो, हमने हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व कर ली। डिस्प्लेसमेंट देखो, पार्टिकल को मोशन में लेके आओ, जो चेंज हो रहा है उसको आप चेंज करो, बस खत्म काम, इतनी सी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं कल CSIR नेट की प्रॉब्लम्स के साथ में, और आप लोग वीडियो को शेयर करो ताकि एज सुन एज पॉसिबल जितने लोग बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि हमारी क्लासेस अब रेगुलर चलती रहेगी जब तक कि हमारा कोर्स खत्म नहीं हो जाएगा। तो उन लोगों को भी अपने ग्रुप में शामिल करो, और उनको भी नोट्स बनवाओ, नोट्स बनाओ, नोट से ही आपका काम होगा, रिवीजन होगा। बिना नोट्स बनाए आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे। बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, एक बार वीडियो देख लो, नोट डाउन कर लो, और उन नोट्स को रिवाइज करो, तभी प्रिपरेशन हो पाएगा। आप लोग कर सकते हो घर बैठे बैठे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।